हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और हम अभी तक 7th क्लास की ज्योग्राफी के 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर अपना, जो है हमारा 5th चैप्टर और टाइटल है हमारा जल। ठीक है, न्यू चैप्टर है हमारा वाटर। तो आज हम वाटर इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बता रखा है कि पहले तो जल के बारे में नॉर्मल चीज़ें दे रखी हैं कि यहाँ तो जो है पूरा एवं ही समझाने के लिए बोल रखा है, लेकिन मेन यहाँ से स्टार्ट है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सूर्य से जो ताप आता है उसके कारण क्या होता है, जल जो है वो वाष्प बन के वाष्प हो जाता है, मतलब वाटर वेपर के रूप में वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने पर वो जो जल वाष्प होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संघनित होकर बादलों के रूप में रूप ले लेते हैं। मतलब कि अब क्या होगा, वो जो वाटर वेपर्स थे, ठीक है, जो जल वाष्प थे वो ठंडे होंगे और क्या करेंगे, बादलों का फॉर्मेशन बना लेंगे। यहाँ से क्या होती है, वर्षा या हिम तथा ओलावृष्टि सहित ऐसी चीज़ें के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो हमने देखा सबसे पहले जैसे हमारे नीचे पानी है, यहाँ से सूर्य की ताप की वजह क्या होगा, ये जो ताप पड़ेगा इस पर, इससे ये जल वाष्प के रूप में चेंज हो जाएंगे। और जहाँ ऊपर इनको कम टेम्परेचर मिलेगा, बोले तो ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर ये बादल ठंडे टेम्परेचर में बादल संघनित हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे और वो किसका रूप ले लेंगे, वो बादलों का रूप ले लेंगे। और जब भी वो भारी हो जाते हैं तो क्या होते हैं, बरसड़ के रूप में या हिमपात के रूप में इस तरह वो धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, तो इसी तरह क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। जैसे हमने क्या देखा, सबसे पहले सपोज़ ये हमारा महासागर है, ठीक है, यहाँ से क्या हुए, जो जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया थी वो शुरुआत हुई। ठीक है, अब वो आसमान में गया, वायुमंडल में गया, वहाँ जाके ठंडा हुआ, अब वो कहाँ जाएगा, धरती पर। तो ये तीनों चीज़ हो गए, ओशियन, देन एटमॉस्फेयर में गया हमारे, देन अर्थ पे आ गया। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ओके, यही हमारी वाटर साइकिल होती है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियां पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। देखो ये कहना चाह रहा है, थलशाला किस रूप में कहना चाह रहा है कि जो जल पुराना पहले मौजूद था ना, शताब्दियों पहले, वो भी आज ही मतलब उपस्थित है। क्यों, कैसे, हमने ये देखा ना, ये कभी ऐसे जल चक्र चल रहा है, बस वापस ये यहाँ से, फिर यहाँ नदियों के थ्रू पानी महासागर में चला जाएगा, फिर वो महासागर से जलवाष्प बनेगा, फिर बरसड़ होगा, फिर नदियों के थ्रू महासागर में। तो इस तरह वो शताब्दियों से पूर्व से उपस्थित चला आ रहा है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वे सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो, है ना, क्योंकि ये तो जल चक्र की वजह, जहाँ पर बादल बने उसकी वजह वर्षा हुई, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, अलवड़ जल। अलवड़ जल का मतलब क्या कह रहा है, लवड़ वाला जल कौन सा होता है, जिसमें साल्ट, मतलब कि जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अलवड़ जल कौन सा होता है, ऐसा जल जिसमें जो मतलब कि जिसके अंदर साल्ट की मात्रा ना हो। कि मुख्य स्रोत, मतलब हमें अलवड़ जल कहाँ से मिलेगा, खारा पानी, बोलो खारा पानी कहाँ से नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा बोला गया है। तो नदियाँ, सबसे जो हमारी नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, देखो भारत, मतलब कि अगर हम बात करें अपने वर्ल्ड में वाटर बहुत है, लेकिन पानी पीने की कमी, हम कहते हैं पानी की कमी हो गई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पानी है वो किस फॉर्म में है, खारे पानी की फॉर्म में, है ना। और जो नदियां हैं ना, वो हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराती हैं। इसलिए अगर नदियां हम कहते हैं दूषित हो जाएंगी तो फ्रेश वाटर कौन प्रोवाइड कराएगा। दैट्स वाई जो अलवड़ जल होता है उसके, या फिर हम कहते हैं ऐसा वाटर जो कि फ्रेश वाटर है, जिसमें साल्ट की मात्रा बिल्कुल नहीं है, खारा पानी नहीं है। जैसे कि स्रोत नदियाँ होते हैं, ताल होते हैं, सोते एवं हिमनद होते हैं,
हिमनद कौन से होते हैं? जो हिमालय से नदी, जो हिमालय में जो बर्फ़ जमी है ना उससे पिघल के जो नदियाँ आ रही हैं उन्हें हम हिमनद कह देंगे। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। और यहाँ पर कह रहा है जो ओशियन में और जो समुद्र में, ठीक है, जो वाटर पाया जाता है वो कैसा होता है? साल्ट वाला वाटर होता है, खारा पानी होता है। इसमें अधिकांश नमक कौन से प्रकार का पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का। तो पूछा जाता है जो हमारा वाटर होता है ना, मतलब महासागर या सागरों का पानी या समुद्र का जल जो कि खारा होता है या लवणीय होता है, वो किस नमक के कारण? तो आप कह दीजिएगा सोडियम क्लोराइड के कारण, है ना, जिसे हम खाने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जो नमक भी बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? उसी प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, समुद्र या महासागरों से निकाल के हम उस लवण को, सोडियम क्लोराइड को नमक के रूप में खाते हैं। तो वो उसी वजह से याद रखना, जो हमारा जल है वो किसकी वजह से? सोडियम क्लोराइड की वजह से खारा है। अब देखो इस चित्र में जल चक्र को दर्शाया गया है। जैसे सपोज करो ये नदी ही दिखाई गई है, खैर नदी बाद में महासागर में मिली जाएगी या आगे कहीं ना कहीं या तो एस्चुरी बनाएगी, है ना, या फिर डेल्टा बनाएगी, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? महासागरों में। तो देखो जैसे नदी से वाष्पीकरण हुआ, है ना, जल वाष्प के रूप में गए। अब क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, कम टेम्परेचर में ही क्या होगा? बादल का फॉर्मेशन होगा, या जिसे हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फिर क्या होगी? वर्षा के रूप में ये पानी फिर से नीचे आया, ठीक है, और ये माउंटेन्स पे आया, और ये फिर बह के जो है फिर से नदी के रूप में ये हमारा नदी में मिल गया, और फिर ये नदियाँ कहाँ जाके गिर जाएंगी? महासागर में। और इस तरह का ये जल चक्र बार बार चलता रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, विश्व प्रमुख समुद्र और झीलें और नदियाँ इसमें दे रखी हैं। हम इसमें कुछ सबसे पहले हम महासागर देखते हैं। तो हमें महासागर देखने को मिल रहा है। हम सबसे पहले अपने पास देखेंगे हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पर देखो पहली चीज़ याद रखना, हिंद महासागर की विशेषता ये है कि एकमात्र ओशियन या एकमात्र महासागर जो कि किसी देश के नाम पर है वो है हिंद महासागर। ठीक है, दूसरा हमें देखने को मिल जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप जैसी लाइट जोन जो हम कहते हैं वो यहीं पर प्रक्रिया देखने को मिलती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। दूसरा देखें, तीसरा हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर हो गया। एक है हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, है ना, और यहाँ पर आपको एक साउथ दक्षिणी महासागर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ महासागरों की बात कर ली। इसके बाद यहाँ पे कुछ नदियाँ भी दे रखी हैं और कुछ सागर भी दे रखे हैं। जैसे हम सबसे पहले इंडिया की बात करें तो हमें देखेगा कि इंडिया के वेस्ट में हमें अरब सागर देखने को मिलता है, जबकि उसकी ईस्ट में बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाती है। इस साइड जो जापान वगैरह है वहाँ पे हमें दक्षिणी चीन सागर और ऊपर पूर्वी चीन सागर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इधर एशिया महाद्वीप में आए तो हमें कैस्पियन सागर, और यूरोप में जाएंगे तो काला सागर। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को दिखता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अच्छा, लाल सागर और भूमध्य सागर ये कौन सी खाड़ी? वो सुएज नहर के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, और याद रखना जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, पश्चिमी विक्षोभ, वो कहाँ से आता है? तो भूमध्य सागर से। ओके, और यहाँ पर हमें कैरिबियन सागर देखने को मिलता है, जो कि हम क्या देखते हैं, मैक्सिको जो है उसे उस सिटी को हमारी किससे मिलाता है? ये हमारा साउथ अमेरिका है, उस महाद्वीप से मिलाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोरल सागर आपको देखने को मिलेगा। कोरल रीफ, सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों को कवर कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, देखो इसका सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये नदियाँ भारत की ओके, यहाँ पे बाकी कोई नदी नहीं दे रखी। यहाँ पे विक्टोरिया झील दे रखी है, एक अफ्रीका में बहुत इम्पोर्टेंट झील है,
विक्टोरिया और कांगो नदी, ये भी हमें अफ्रीका को देखने में मिलेगी। ऑरेंज नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है अफ्रीका की। नाइजेरिया वहाँ पे एक देश भी है, नाइजर नदी। और नील नदी, ठीक है, नील नदी, ये इसको हम नील या नाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अमेरिका में आएंगे तो एक सॉल्ट लेक सिटी मिलता है। साथ ही में यहाँ पर 5 पंजे आकार की झीलें दिखती हैं, जिनमें विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील और यहाँ पे मिसिसिपी नदी दिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट वियर झील और ग्रेट स्लेव झील देखने को मिल जाएगी। ये अमेज़न नदी हमें ब्राज़ील में देखने को मिल जाती है, दक्षिण अमेरिका। ये हमारा महाद्वीप है, इसमें हमारा ब्राज़ील है, वहाँ पे हमें अमेज़न के जंगल और अमेज़न की नदी देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो इतना सारा इसमें बता रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या आप जानते हैं, देखो इसमें कुछ फैक्ट दे रखे हैं। लवणता, जो हमारे पानी के अंदर लवणता होती है ना, वो किस में नापा जाता है, तो बोलना 1000 ग्राम में, है ना। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा नापी जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखा है कि आपसे पूछा जाए, जो हम जैसे हम किसी पानी की लवणता देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि इतनी लवणता है, तो हम कितने ग्राम जल में देखते हैं, तो 1000 ग्राम जल में हम देखते हैं, ठीक है। इस मात्रा में नापी जाती है। महासागर की अगर हम बात करें, औसत लवणता कितनी होती है, तो ये कह रहा है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, मतलब 35% प्रति 1000 ग्राम में होती है। तो यहाँ पे कभी 100 में ना बोल के प्रति 1000 ग्राम में बोली जाएगी, 35 भाग प्रति 1000 में बोली जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, इज़राइल का मृत सागर। तो जो हमारा इज़राइल देश है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इज़राइल आपने देखा होगा, ये जो हमारा मिस्र है उसके ऊपर जो हमें हम बात करें अगर यूरोप में, तो उस साइड हमें इज़राइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ पर एक मृत सागर है, डेड सी है, जिसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक को अधिकता इसे संघन बना देती है, मतलब कि आप ऊपर तैर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, इस वजह से। अब देखो, हम जल का वितरण जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं 70% वाटर अर्थ पे, है ना। यदि और इसी वजह से जो हमारा अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें, वो हमें ब्लू दिखती है, इसलिए हमें इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। देखो, अब ये वही चीज़ कह रहा है कि इतना जल है तो फिर क्यों हमें बहुत सारे देशों में जल का सामना करना पड़ रहा है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है ना। और निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत देखिए। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, क्यों करना पड़ा है, तो आपको पता है क्योंकि अधिकतर वाटर जो है वो हमारा महासागर और सागरों में पाया जाता है, और जो वाटर हमारा महासागर और सागरों में पाया जाता है वो अधिक क्या लवणीय होता है, ठीक है। और अगर वो लवणीय होता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए जो बहुत से देश हैं उनके अंदर पानी की, मतलब कि ऐसा पानी जिसे हम यूज़ कर सकें, उसकी कमियां होती है। तो हम देखते हैं कि पानी किस तरह, जल का वितरण किस तरह है, सर्वाधिक जल किस रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है महासागर। सबसे ज़्यादा रूप वाटर का हमें किस रूप में दिखता है, महासागर में। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे ओशियंस में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, लगभग 97.3% वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ है, बर्फ छत्रक जैसे बहुत बड़े ग्लेशियर्स कह लो, ठीक है, उसमें पाया जाता है 0.2%, ठीक है, ओनली 0.2% ये पाया जाता है हमारे। भूमिगत जल, अब देखो भूमिगत जल और भी कम है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जो भूमिगत जल होता है वो एज़ कम्पेयर टू ग्लेशियर से ज़्यादा पाया जाता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा वाटर ओशियंस में पाया जा रहा है। तो उसके बाद याद रखना ग्लेशियर्स, जिससे हमारी नदियाँ आ रही हैं ना, उसमें पाया जाता है ग्लेशियर्स। देन जो है भूमिगत जल होता है, वाटर जो है हमारे
भूमि के अंदर पाया जाता है वो है 00.68%, और झीलों में तो बहुत ही कम है 009%, और फिर उसके बाद नमकीन झीलें, और वायुमंडल में 0.019। अच्छा, नदियाँ, याद रखना नदियों का पानी इस वायुमंडल के पानी से जो जितना जल हमारे वायुमंडल में पाया जाता है ना, उससे भी कम वाटर हमारी नदियों में पाया जाता है, 0.001। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपसे पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन अगर देखो सबसे पूछे कि जल का वितरण में सबसे ज़्यादा जल किस रूप में पाया जाता है, तो आप सीधे लगाना महासागर रूप में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, सर्वाधिक शुद्ध जल या अलवणीय जल कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पे वो भूमिगत जल भी देगा, लेकिन आपको लगाना है ग्लेशियर्स में, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि सर्वाधिक जल आपको शुद्ध जल कहाँ मिलेगा, नदियों, भूमिगत जल या नमकीन वायुमंडल, तो कहाँ पर सर्वाधिक आपको शुद्ध जल मिल सकता है, तो इसमें भी आप लगाना भूमिगत जल, या फिर अगर ऑप्शन में हो ग्लेशियर्स तो उस पर लगाना, क्योंकि नदियों का जो लेवल है शुद्ध वो बहुत कम है, नदियों में पानी ओनली 0.001% पाया जाता है। तो कुछ इस तरह अगर हम लगा लें कि ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी, ठीक है, देन ग्लेशियर में, उसके बाद इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है, देन अर्थ के अंदर हमारा उसके बाद, और एटमॉस्फेयर में भी उसके बाद, और उसके बाद हमारा पाया जाता है नदियों में। ओके, तो लास्ट में आएंगी रिवर्स। सबसे कम पानी जो शुद्ध पानी जो हमें नदियों में मिलता है वो सबसे कम रूप में हमें 0.01% ये नदियों से मिलता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में पानी सबसे कम है, जल का वितरण सबसे कम है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने को केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देंगे? ऑब्वियस है, क्योंकि अगर हमारी नदियों में तो वैसे ही पानी बहुत कम पाया जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसको भी दूषित कर देंगे और इसको भी साफ़ नहीं रखेंगे तो जो हमारा पीने योग्य पानी है वो उसकी कमी हो जाएगी। अब देखते हैं हम महासागरीय परिसंचरण। देखो, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु, लवणीय गंध एवं लहरों को संगीत, कुछ इस तरह का सब कुछ मिक्सअप हमें प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। याद रख, ये तो हमें पता है कि हमने देखा होगा, जो समुद्र में देखते हैं हम, लहरें आती हैं और जाती रहती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की हमें हमेशा, जो जैसे झील में पानी है वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन जो महासागरीय या समुद्री जल है वो हमेशा कैसा है, गतिमान करता रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागर एवं गति जो होती है वो किसके कारण होती है? ज्वार भाटा और तरंगे, ठीक है। तरंगे क्या होती हैं? देखो, तरंगे आपसे कभी भी पूछे, जो तरंगे आती हैं वो क्या है, तो इसको कहना ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। ये वाटर की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो मतलब कि वाटर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है ना, वो अपनी ऊर्जा की वजह कर रहा है, और वो किस फॉर्म में है? तरंगों के फॉर्म में है। दूसरी चीज़, ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह क्या होता है, दिन के किसी भी पर्टिकुलर एक, जैसे किसी भी महासागर या तटीय क्षेत्र पे 2 बार दिन में ज्वार भाटा जैसी प्रक्रिया हमें, मतलब 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, टोटल 4 टाइम ज्वार भाटा जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पे फिर से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बनाया जाता है, जब जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब अलग अलग विधियाँ बनाई जाती हैं कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं और कैसे उसको दूषित होने से बचा सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है, आपसे पूछेगा वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ओके, अब यहाँ पे आ गया है तरंगे टॉपिक, ठीक है, जो अभी जैसे मैंने बताया था ना, तरंगे क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है। तो देखो, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है।
कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, तरंगे कह देते हैं। ठीक है। जैसे तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण क्या होता है, अत्यधिक विनाश हो सकता है। और भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, ऐसी जल के नीचे हमें भूस्खलन नीचे देखने को मिलता है। और भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई विशाल ज्वारीय तरंगें आ सकती हैं और जिससे सुनामी जैसी प्रक्रिया भी बन सकती है। अब तक सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापी गई है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से चलती हैं। और जो 2004 की सुनामी थी, जो भारत के तटीय क्षेत्रों में आई थी, उसने अत्यधिक विनाश हुआ था। और ये सुनामी के कारण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणम पॉइंट हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, उसका काफ़ी सारा एरिया डूब भी गया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, सुनामी। सबसे पहले कई बार ये पूछा गया है, इसमें टी साइलेंट रहता है। वैसे कई बार पूछा गया है, जो सुनामी शब्द है ना, वो जापानी शब्द है। तो आपसे पूछा जाए कि जो सुनामी शब्द है वो कैसा है, जापानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारे पोर्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी तरंगे, कौन सी तरंगे, पोताश्रय तरंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुनामी, जो कि एक जापानी वर्ड है। ओके। अब हम 2004 की सुनामी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। तो हमने कहा सुनामी का ही मतलब क्या है, पोताश्रय तरंगे, है ना, उनसे काफ़ी विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी। देखो क्या होता है, सुनामी ज़्यादातर हम कब आते हैं, भूकंप से रिलेशन बताते हैं कि जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उस टाइम पे क्या आती है, सुनामी आती है। तो उस भूकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। तो आपने इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप तो देखा होगा, है ना। तो जो सुमात्रा द्वीप का जो पश्चिमी भाग था, वहाँ पर उसका क्या था, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, एपिसेंटर, जिसको जहाँ से मतलब कि एक तरीके से सबसे पहले भूकंप आया हो, जहाँ से स्टार्ट हुआ हो। ठीक है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पर देखते हैं। और सीस्मोग्राफ, हम कभी कभी बात कर रहे हैं तो इसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की स्टडी को सीस्मोग्राफी कहा जाता है, सीस्मोलॉजी कहा जाता है, सॉरी। पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। ठीक है। और ये हुआ क्या था, कैसे था, ये भूकंप आया क्यों, भूकंप आता क्यों है, जब दो प्लेट आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी प्लेटें देखने को मिलती हैं, भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। क्या हुआ था, जो भारतीय प्लेट थी, जो वर्मा की प्लेट थी, वर्मा आपको पता होगा, ये जो हमारा म्यांमार में वर्मा पाया जाता है, उस प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल की अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। और यहीं पर क्या हो गया, इस कारण यह भूकंप आया, जिससे महासागरीय तल लगभग 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया एकदम। ठीक है। इस विस्थापना के कारण क्या हुआ, निरंतर अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर से बहने लगा। अब क्या हुआ, जब वो कोई चीज़ धंस जाएगी तो पानी लगातार उसी तरह बहेगा उसको भरने के लिए, है ना। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। ठीक है। अब यहाँ वाला जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो एरिया है, जैसे हमारे जो ये आते हैं भारत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये जो देश आते हैं ना, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आते हैं। जिससे भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र को की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान यानों की गति से की जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। ठीक है। और इसी तरह जो भारतीय सीमा का दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है,
में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। पूरी तरह से तो नहीं, इसका कुछ भाग कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो तरंगे थी ना वो कहाँ से, अब केंद्र तो इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप की साइड है, अब ये तरंगे कहाँ बढ़ रही हैं, सुमात्रा द्वीप की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर आ रही हैं। मतलब सपोज करो सुमात्रा द्वीप यहाँ पर है और ये इंडिया और ये हमारा अंडमान निकोबार कुछ इस तरह डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर से उन्हें मतलब छोड़ना पड़ा था। और भारत में आंध्र प्रदेश जो तटीय प्रदेश हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो तटीय इलाके थे इनमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान देखने को मिलता है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना अभी तक संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं, है ना। प्रशांत महासागरीय में प्राथमिक चेतावनी का ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में अभी ये सुविधाएं नहीं है। पैसिफिक ओशियन में तो है, लेकिन अभी हिंद महासागर में नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में जो है सुनामी वो कभी कभी ही आती है। सबसे ज़्यादा मैंने कहा ये जो ज्वालामुखी सुनामी ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रशांत महासागर में, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती हैं। कहाँ पर, हिंद महासागर में। पैसिफिक जो बेल्ट है वहाँ पर ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, दिसंबर 2000 की जो सुनामी थी उससे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पे बहुत तबाही मची थी, है ना। कई 100 वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी ये, और इसकी हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के निवासियों को ये प्रॉब्लम क्या थी कि इनमें जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्या हुई थी, क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि जो तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। मतलब जो तट होता है ना, वहाँ पे जो वाटर होता है उसके तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आएगी, क्योंकि जहाँ भी वाटर मतलब नीचे दसाए जो भी एरिया, वहाँ पे सारा वाटर इकट्ठा होने लगता है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं एकदम से। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे अचंभे के रूप में देखने लगे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की भी मृत्यु हो गई। वो इस सीन को देख रहे थे और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो हमें ज्वार भाटा बताया गया है कि ज्वार भाटा क्या है। अब इसमें देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना। देखो क्या होता है, दिन में मैंने आपको बताया था 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, ऐसे याद रखना है। 2 + 2 = टोटल 4 टाइम। ज्वार भाटा एक दिन में 4 टाइम, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। ओके, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, जिसे हम ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से पर, मतलब बड़े हिस्से पर डुबो देता है, मतलब जब सबसे ज़्यादा ऊपर तक आता है पानी तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानी पीछे चला जाता है इस तरह, मतलब कि यहाँ वाटर नहीं रह गया है ना, तो उसे निम्नतर स्तर तक आ जाए तो उसे तट से पीछे चला जाए तो उसे भाटा कहा जाता है। तो जब तट के सबसे ऊंचे वाले एरिया तक पहुँचे, काफ़ी ऊंचाई तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वार। और ये उतर के काफ़ी नीचे तक चला जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, भाटा। और ये प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है। ठीक है, अब देखो होता क्यों है, ये क्यों आते हैं ज्वार भाटा और इसके कितने प्रकार हैं, हम ये देखते हैं। देखो इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ज्वार भाटा से आपका पूछा जाए रिलेशन गुरुत्वाकर्षण से है। अब देखो क्या, सबसे पहले दे रखा है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। सबसे पहले पूछेगा वो कि ज्वार भाटा आने की वजह क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा, जो सूर्य और चंद्रमा का जो बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके कारण पृथ्वी पर क्या है, ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, मतलब वो आगे को बढ़ता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, काफ़ी मतलब हाई टाइड्स आते हैं।
और जब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन में सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कब होती है ये हमारी पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम पे हमारी स्थिति क्या देखने को मिलती है, सूर्य, ठीक है, और पृथ्वी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं ये तीनों किस लाइन में हमें देखने को मिल रहे हैं, एक सीध लाइन में देखने को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे समय पे क्या होता है, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा हाई टाइड कब आएंगे, या तो पूर्णिमा को या अमावस्या को, जब क्या होगा ये एकदम हमें सीध में देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। तो देखो बृहद ज्वार की दो कंडीशन है, या तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है ना, या तो वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो। इन दोनों टाइम पे कौन से ज्वार आते हैं, हम इसको बृहद ज्वार कहते हैं। जब ये लीनियर एकदम स्थित में होंगे तो देखो दोनों तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो सबसे हाई टाइड आएंगे, है ना। और सीध लाइन में तो काफ़ी ज़्यादा इन पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा क्या करेंगे, अभिकर्षित होंगे चंद्रमा और सूर्य की साइड, इसलिए हाई टाइड्स आएंगी। लेकिन चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। अब इसके जो परिणाम स्वरूप क्या होगा, भाटा आएंगे। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहा जाता है, मतलब छोटे, जैसे अभी मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखो अब लघु ज्वार भाटा कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री की अगर जैसे देखने को दिख रही है, ऊपर से चंद्रमा का और साइड से सूर्य का, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा। उच्च ज्वार 9 सालन में सहायता होता है। देखो अब जो हम नौ को संचालन करते हैं, मतलब जो हमारी बोट होती है उनका संचालन होता है, जब हाई टाइड्स आती है ना, तो उसमें हमें इजी पड़ता है जो नौ संचालन होता है। जबकि जब भाटा आएंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत सहायता करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार आएंगे तो उसके कारण जो मछलियां होंगी ना वो तट तक आ जाती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां जो हैं तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप जो मछुआरे हैं वो बिना कठिनाई के क्या कर सकते हैं, मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूज भी किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जब ज्वार आ रहे हैं, ठीक है, और जब भाटा आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, यूज़ करते हैं किसका, जिससे हमारा क्या हो सके, विद्युत उत्पन्न हो सके। तो ज्वार भाटा से भी हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक एंड करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम महासागरीय तरंगें और धाराएं जो भी हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।